Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है सर्वे फॉर्मेटिंग एंड लेआउट या फिर रिसर्च फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें सर्वे के डाटा को कंपाइल करना चाहिए, ओवरऑल उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एफए एंड बीए के लास्ट ईयर में और जिसमें साइकोलॉजिकल सर्वे जो है कंडक्ट करना ज़रूरी होता है। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम सारा सीखेंगे कि हमने डाटा को किस तरह से कंपाइल करना है, क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए डाटा की, और इंग्लिश और उर्दू दोनों फॉर्मेट्स में आपसे डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे फ्रंट पेज पे टॉपिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, इम्पैक्ट ऑफ मैस मीडिया ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ओवरऑल जब भी कोई भी सर्वे आपका उठाए तो उसका फ्रंट पेज देख के उसको आइडिया हो जाए कि आपका सर्वे किस टॉपिक पर है और सबमिट किसने किया है और सुपरवाइजर का नाम क्या है। ये सबसे पहला पेज होना चाहिए। जैसे कि उर्दू में है, उन्वान तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन नॉर्मली टॉपिक जो है वो लिखा जाता है, उसके ऊपर चैप्टर नहीं लिखा जाता या टॉपिक नहीं लिखा जाता। ज़राए अबलाग के ख्वातीन तुलबा की शख्सियती नशोनुमा पर असरात, और साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड पे सुपरवाइजर के दस्तखत या फिर शागिर्द का नाम। उसके बाद अप्रूवल फॉर्म आपको अटैच करना चाहिए। सबसे पहले आप टॉपिक नेम मेंशन करें, इम्पैक्ट ऑफ मैस मीडिया ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आपने ये टॉपिक लिखा, साथ नीचे आपने अप्रूवल फॉर्म में एक दो सेंटेंसेस ऐड करने होते हैं जो कि आप बता रहे होते हो कि क्यों आपने ये सर्वे कंडक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया है, द रिसर्च प्रोजेक्ट कंपाइल्ड हियर टाइटल्ड इम्पैक्ट ऑफ mass media on personality development of students is for the partial fulfillment for the graduation intermediate degree is hereby approved। राइट साइड पे सुपरवाइजर यहाँ पे सिग्नेचर करेगी और साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और नीचे जो है वो कॉलेज का नाम मेंशन हो जाएगा। इसी तरह उर्दू में आप लिखेंगे तस्दीकनामा, और साथ नीचे लिखेंगे ग्रेजुएशन डिग्री की तकमील के लिए बनाएगी मौजूदा तहकीक, आगे टॉपिक का नेम, जैसे कि ज़राए अबलाग की ख्वातीन तलबा की शख्सियती नशोनुमा पर असरात डैश ने बनाई है। यहाँ ब्लैंक में जो है वो स्टूडेंट का नाम आएगा जो कि तस्दीक शुदा है। और तस्दीकनामा से ओवरऑल ये पता चल जाता है जब भी आपका कोई सर्वे चेक करता है कि ये अप्रूव्ड भी है, तस्दीक शुदा है, क्योंकि साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे दस्तखत होता है इंचार्ज का, और वो प्रॉपर जब सिग्नेचर कर लेता है तो हम ये कंफर्म हो जाता है कि आपका ओवरऑल सर्वे जो है वो अप्रूव्ड है, चेक्ड है। थर्ड पेज जो होना चाहिए वो डेडिकेशन का होना चाहिए, जिसमें आप डेडिकेट करते हैं पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस ऐड किया है, टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स हु हैव ऑलवेज इनकरेज्ड अस, इंस्पायर्ड अस एंड गेव अस देयर सपोर्ट। इसी तरह से आप जिसको डेडिकेट करना चाहें 2-3 सेंटेंसेस में यहाँ पे डेडिकेशन सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड पेज होना चाहिए। उर्दू में इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, इसको डेडिकेशन को नज़र का वर्ड जो है उर्दू में यूज़ किया जाता है। मैं ये सर्वे अपने असातिज़ा और वालिदैन के नाम करती हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ क्योंकि उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर मेरा बहुत ताउन और हौसला अफजाई की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज हमारा होना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि फहरिस्त। टेबल ऑफ कंटेंट्स ओवरऑल आइडेंटिफाई करता है कि आपने डाटा की क्या अरेंजमेंट रखी है और चैप्टर्स क्या हैं। ये हमें एक ही लुक में फर्स्ट ग्लैंस में आइडिया हो जाता है कि आपके चैप्टर्स जो हैं वो पर्टिकुलर सर्वे के किस तरह से अरेंज किए गए हैं और डाटा किस तरह से कंपाइल किया गया है। जिसमें सबसे पहले आता है एक्नॉलेजमेंट, यानी उर्दू में इजहार तशक्कुर, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि खुलासा या समरी, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 जिसे बाब नंबर 1 कहेंगे, और इसमें आएगा चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन और रैशनल। इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ, आप ओवरऑल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स ऐड करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, प्रीवियस रिसर्चेस क्या थी इस टॉपिक पे। रैशनल आप बताते हैं, अहमियत बताते हैं कि क्यों आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, कॉन्टेक्स्ट वाइज, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके एरिया वाइज किस तरह से इसकी अहमियत है। चैप्टर नंबर 2 पे आएगा मेथडोलॉजी, यानी कि तरीकाकार कौन सा आपने इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी स्टडी के, यानी मकासद क्या हैं, हाइपोथेसिस यानी कि मफरूज़ा क्या है।
इसके अलावा ऑपरेशनल डेफिनेशंस आती हैं जिसमें आप बताते हो कि किस तरह से आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपने टॉपिक में डिफाइन किया है। और उर्दू में ऑपरेशनल डेफिनेशन को अमली इस्तिलाह भी कह सकते हैं या फिर अमली तारीफ भी कह सकते हैं कि किस तरह से हमने इस टॉपिक को डिफाइन किया है अपने सर्वे में। फिर उसके बाद आता है सैंपल, यानी कि नमूना बंदी हमने कैसे की है, हमने कौन से पार्टिसिपेंट्स को चूज किया है और किस तरह से सेलेक्ट किया है। इंस्ट्रूमेंट्स में हम डिस्कस करते हैं कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। अगर हम कोई स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसका नाम मेंशन करते हैं, उसके साथ साथ बताते हैं कि ये वैलिड कितना है और रिलायबल कितना है। अगर क्योंकि सर्वे में टॉपिक बहुत से यूनिक भी होते हैं और ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड टूल्स नहीं मिल रहे होते, तो खुद से हम जनरेट करते हैं बहुत से टूल्स, तो वो भी आपने मेंशन करना होता है कि आपने ये टूल खुद से क्रिएट किया है, सेल्फ जनरेटेड है या नहीं। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर, ओवरऑल आपने कैसे डाटा को कलेक्ट किया, असलूब कार यानी मवाद जमा करने का आपका क्या तरीका था। फिर चैप्टर नंबर 3 आता है जी रिजल्ट्स, यानी नताइज किस तरह से आपने आखिर किए। और फिर है चैप्टर नंबर 4 जिसमें आप ऐड करते हो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, यानी हासिल बहस क्या है, तजावीज़ क्या हैं, आपकी रिसर्च के लिमिटेशंस क्या हैं, हदूद क्या हैं। फिर आता है जी चैप्टर नंबर 5 जिसे बाब नंबर 5 कहेंगे, जिसमें हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं, यानी कि हवाला जात, कहाँ कहाँ से हमने डाटा को या हमने यूटिलाइज किया है। अगर इंटरनेट से हमने लिया है, बुक से लिया है, तो हमने उसका हवाला भी देना है और वो प्रॉपर एक तरीका है। स्टैंडर्ड एपीए के अकॉर्डिंग भी हम रेफरेंसेस जो है वो देते हैं, ऐड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आता है चैप्टर 6 यानी कि बाब नंबर 6 जिसको अपेंडिसेस भी कहते हैं, जिसमें हम अपना क्वेश्चनर ऐड करते हैं, जो भी हमने कोई भी यूज़ किया होता है, कोई जैसे कि डेमोग्राफिक शीट किसी ने यूज़ की है जिसमें हम पूछते हैं कि पार्टिसिपेंट की एज क्या है, जेंडर क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है। सो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक शीट्स में आती हैं। अगर कोई अपने सवालनामा के साथ ये मालूमात भी लेता है तो हम उसको भी ऐड करते हैं अपेंडिसेस में, और अपना सवालनामा एज अ सैम्पल भी हम ज़मीमा जात में यानी अपेंडिसेस में इस वाले एरिया में या चैप्टर में ऐड करते हैं। जैसा कि हमने पीछे टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखा कि हम एक्नॉलेजमेंट की हेडिंग जो थी वो सबसे टॉप पे थी, यानी कि हमने यहाँ पे एक्नॉलेज करना है कि ओवरऑल जो हमने ये डाटा कंपाइल किया है या रिसर्च वर्क किया है, तो इसमें किसका ज़्यादा अच्छा रोल था। सुपरवाइजर को थैंक्स कहना है, पहले तो डेडिकेशन है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है आप उसमें ओवरऑल रिकग्नाइज करते हो, थैंक्स कहते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग योर सर्वे। ठीक है, इसमें जैसे मैंने ऐड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू अल्लाह अलमाइटी फॉर गिविंग अस स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू कैरी आउट आवर रिसर्च वर्क। Then we would like to thank our supervisor who guided her with intensive knowledge and gave direction to our project. We are thankful to her. ठीक, फिर यहाँ पे आपने साइड पे राइट साइड पे अपना नेम मेंशन करना है। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आप सारे ग्रुप्स के नेम भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह उर्दू में लिखेंगे इजहार तशक्कुर, और ये स्टेटमेंट्स होंगी, मैं ये सर्वे अपने असातिज़ा और वालिदैन के नाम करती हूँ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने सर्वे को मुकम्मल करने में मेरी भरपूर मदद की और मेरा साथ दिया, और मैं अपनी सुपरवाइज़र का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने बेतहाशा इल्म से हमारी रहनुमाई की। मैं यहाँ अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करना चाहूँगी जिनकी दुआओं की बदौलत मुझे सर्वे मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल हुई। और लेफ्ट साइड पे शागिर्द का नाम यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि समरी क्या है, खुलासा क्या है आपकी स्टडी का, और ये एब्स्ट्रैक्ट हमेशा हम एंड पे लिखते हैं जब हमारा सारा का सारा डाटा कंपाइल हो जाता है, हमारे रिजल्ट्स फाइनलाइज हो जाते हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं। लेकिन आता ये फ्रंट पेजेस में ही है क्योंकि ओवरऑल समरी जो है वो पहले आ जाती है ताकि आइडिया हो जाए देखने वाले को कि आपने किस तरह से ये सर्वे का ओवरऑल क्या फॉर्मेट था, आपने किस तरह से कंडक्ट किया और रिजल्ट्स क्या थे। जिसमें मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन कौन से पॉइंट्स जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं, आप यहाँ से अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि लिखा है, द प्रेजेंट स्टडी वॉज कंडक्टेड विद द पर्पज टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन
mass media and its effect on personality development of students। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि ओवरऑल जब भी हम भी कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं अपने सैम्पल पर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने टॉपिक का बताना है कि हम टॉपिक क्या था कि हम मैस मीडिया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बीच का रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स पे, और इसके अलावा फिर आप नेक्स्ट पे आप डिस्कस करोगे सैम्पल क्या था आपका। सैम्पल ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम कॉलेज, और क्वेश्चन एयर आपने कैसा इस्तेमाल किया, सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन एयर वाज यूटिलाइज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द टॉपिक मैस मीडिया एंड इट्स अफेक्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। फिर रिजल्ट्स आपने लास्ट सेंटेंस में बताने हैं। रिजल्ट शोज दैट 90% people got agreed that personality development of female students get negatively affected by mass media। इसी तरह उर्दू में आएगा, मौजूदा तहकीक का मकसद ज़राए अबलाग के ख़वातीन तलबा की शख्सियती नशोनुमा पर असरात मालूम करना था। इस तहकीक में 200 तलबा ख़वातीन को नमूने के तौर पर लिया गया। राय मालूम करने के लिए खुद आखिज़ किया गया सवालनामा इस्तेमाल किया गया, और नताइज हासिल करने के लिए फीसद का यानी परसेंटेज का तरीका इस्तेमाल किया गया। नताइज के मुताबिक 90 या 90% तलबा इस राय पर मुतफिक हुए हैं कि ज़राए अबलाग ख़वातीन तलबा की शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये हमारी समरी होगी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया। चैप्टर नंबर 1 है जी इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले जनरली डेफिनेशंस भी मेंशन करनी होती हैं कि किस तरह से प्रीवियस रिसर्चर्स ने इन टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया है, या फिर जो वेरिएबल्स हैं आपके मैथ्स मीडिया एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप ओवरऑल इनको डिफ़ाइन करते हो विद रेफरेंस टू ऑथर्स के ऑथर्स ने किस तरह से इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। और अगर उनकी टाइप्स हैं तो आप टाइप्स भी मेंशन करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो है जी आपकी इंटरनेशनल एंड नेशनल रिसर्चेस। आपने मेंशन करना है कि नेशनल लेवल पे किस ईयर में रिसर्च हुई इस टॉपिक पे, और ऑथर का नाम क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या थे। मिनिमम आपके पास 4 नेशनल रिसर्चेस जो हैं मेंशन होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल लेवल, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे कितनी रिसर्चेज हुई हैं, और उसी तरह से आपने ऑथर का नाम, उसका ईयर और उसके रिजल्ट जो है वो मेंशन करने हैं। जितने ज़्यादा आपके पास रेफरेंस मौजूद होगा, लिटरेचर आपके पास मौजूद होगा प्रीवियस रिसर्चेस का, उतना ज़्यादा ही आपकी स्टडी जो है वो वैलिड हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना किसी भी एक रिसर्च पे, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि हमने ओवरऑल रिजल्ट्स मेंशन करने होते हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या थे और ऑथर का नेम और उसका ईयर। इसके अलावा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी आपने मेंशन करना है, उसको भी डिफ़ाइन करना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ऑथर्स ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास है जी, आपने नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चेस को यहाँ पे कोट करना है और अपनी वर्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को लिखना है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हमने कोई भी चीज़ नहीं करनी। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ्स को ऐड करना होता है और रेफरेंसिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में पहले जो है हमने स्टेटमेंट पूरी लिखी है, उसके बाद जो है हमने रेफरेंस दिया है एंड पे। ठीक है, ये हमने रेफरेंस दे दिया है कि बार्ट्रेंड ने 2001 में अपने इस टॉपिक को डिफ़ाइन किया था। इसके अलावा सेकंड जो वे है वो इस तरह से भी हो सकता है कि आप ऑथर का नेम फर्स्ट पे ले आएँ और कहें जी कॉमन ने 1999 में मैस मीडिया को इस तरह से डिफ़ाइन किया। सो दो तरीके हो सकते हैं, या फिर आप एंड पे पूरी स्टेटमेंट लिख दें और एंड पे जो है ऑथर का नाम लिख दें और उसका ईयर जो है वो मेंशन कर दें, या फिर आप स्टार्ट में जब करेंगे तो आपने उसका नाम लिखना है और ब्रैकेट में उसका ईयर लिखना है जिस ईयर में उसने डिफ़ाइन किया था। इसी तरह जब आप रिसर्चेस को कोट करेंगे, रिसर्चेस को ऐड करेंगे, तो आपने ऐसे लिख सकते हैं कॉमन डिफाइंड, या कॉमन कंडक्टेड अ रिसर्च, या कॉमन रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, या कॉमन एडमिनिस्ट्रेड अ रिसर्च। तो ओवरऑल जो है आपने इस तरह के वर्ड्स को बार बार यूज़ करना है। सिनोनिम्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपने कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स को नहीं चूज़ कर लेना जो कि बार बार रिपीटेटिव अगर आएंगे तो ओवरऑल एक लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी पैराग्राफ्स की। सो इस तरह से आपके पास दो तरीके हैं, या फिर आप एंड पे मेंशन कर सकते हैं रिसर्चर का नाम और उसका ईयर, फिर ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, या फिर आप फर्स्ट पे मेंशन करें और साथ ईयर को ब्रैकेट में कर दें।
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैशनेल, यानी कि अहमियत। आपके टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है या आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है, आप इस हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन करते हो। इसमें आपने क्या करना है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल की रिसर्चेस को कोट करना है कि इस तरह से 2012 में या 2018 में ये रिसर्च हुई नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सी रिसर्चेस हुई इस टॉपिक पे। मैंने इस टॉपिक को जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर इसका सैम्पल साइज़ जो है वो ये है कि सैम्पल साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, या उसके साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि मैंने एज रेंज जो है वो डिफरेंट रखी है। आपने थोड़ा सा अपने टॉपिक को यूनिक कर लिया है, ये आपकी ओवरऑल इम्पोर्टेंस होगी, या आप कह सकते हैं कि आपकी रैशनेल है, आपकी स्टडी की रैशनेल जो है वो बन गई है, क्योंकि आपने अपने टॉपिक को थोड़ा सा यूनिक कर दिया है। इसके अलावा आप जब भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ते हो, आपको रिसर्च गैप मिल जाता है कि प्रीवियस रिसर्चेस में किस तरह से इस टॉपिक को उठाया गया, और आप जो है वो किस तरह से थोड़ी बहुत चेंजिंग्स ला के इस टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हो। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रैशनल में हमने अपने ही टॉपिक को डिफेंड करना होता है, इसकी इम्पोर्टेंस को बताना होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है जी मेथोडोलॉजी, यानी कि चैप्टर नंबर 2। तरीकाकार क्या होगा, हम किस तरह से डाटा कंपाइल करेंगे, हमारा ओवरऑल क्या लेआउट होगा। सबसे पहले आता है मेथोडोलॉजी में ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मकासद, कि आपकी स्टडी का मकसद क्या है। ओवरऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है कि मैस मीडिया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, क्या वाकई ही मैस मीडिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट रखता है या असरअंदाज होता है या नहीं, और लोगों से इस बारे में राय लेना कि क्या मैस मीडिया लोगों की शख्सियत पर या ओवरऑल पर्सनालिटी पर अफेक्ट कर रही है या नहीं। ऑब्जेक्टिव में आपने लिख दिया द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैस मीडिया एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो टू गेट द ओपिनियन फ्रॉम द सैम्पल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैस मीडिया एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जी हाइपोथेसिस, यानी कि मफरूज़ा। आप पहले से ही एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो है बना लेते हो कि आप अपना एक बता देते हो कि मुझे ये लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये है या चांसेस ये हैं कि देयर विल बी नेगेटिव अफेक्ट ऑफ मैस मीडिया ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, के मैस मीडिया का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़्यादा मनफी असर होता है, या फिर शख्सियती नशोनुमा पर वो मनफी असरात ज़्यादा मरतब करता है। पहले ही हाइपोथेसिस हम ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशंस में हम टॉपिक को उस तरह से डिफाइन करते हैं जो कि हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे ओवरऑल रिसर्च टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम जनरली डेफिनेशंस ऐड कर देते हैं कि मुख्तलिफ ऑथर्स ने इस टॉपिक को किस तरह से डिफ़ाइन किया है, या फिर हम बता देते हैं कि मुख्तलिफ ऑथर्स ने किस तरह से रिसर्चेस की हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पे करना होता है कि हम अपने वेरिएबल्स को अपने टॉपिक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन करेंगे, जो एक ऐसी डेफिनेशन सेलेक्ट करेंगे जो हमारे अकॉर्डिंगली ज़्यादा फिट आती है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें हमने ऑफ कोर्स मेंशन करना है, रेफरेंस जो है वो मस्ट देना है। दो तरीके से आप रेफरेंस दे सकते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अगर एंड पे देना चाह रहे हैं तो नेम के साथ जो है कोमा, फिर उसके साथ उसका ईयर मेंशन कर देना है। लेकिन अगर आप इसको स्टार्ट में मेंशन कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में नाम लिखेंगे, फिर कोमा और ब्रैकेट में आप उसका ईयर, और फिर कह सकते हैं कि डिफाइंड मैस मीडिया एज या डिफाइंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज। ऑपरेशनल डेफिनेशंस में फिर से मैं रिपीट करूँगी कि हमने वेरिएबल्स को अपने टॉपिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना है, या फिर वो डेफिनेशन सेलेक्ट करनी है जो बेस्ट फिट आती हैं हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली। द नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पल, जो मेथोडोलॉजी के अंडर ही आता है, और ये है जी नमूना बंदी। ओवरऑल आपने बताना है कि आपने सैम्पल कैसे लिया है, ठीक है, और कहाँ से लिया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा करते हैं। और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आपके सैम्पल में कितने हैं, लोकेशन क्या है, आपने सैम्पल कहाँ से उठाया, अगर पर्टिकुलर कॉलेज है आपने उसका नाम मेंशन करना है, अगर वो स्कूल है नाम मेंशन करना है, कोई यूनिवर्सिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है आपने एग्जैक्टली नाम मेंशन करना है कि वी हैव टेकन सैम्पल फ्रॉम
पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है, उसका पूरा नेम आएगा। इसके साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं आपके सैम्पल में, 200 है तो आपने मेंशन करना है कि वी हैव टेकन 200 पार्टिसिपेंट्स एज अ सैम्पल। फिर उसके साथ साथ आपने बताना है लोकेशन, कि आपने किस एरिया से, किस इलाके से सैम्पल को सेलेक्ट किया है। फिर उसके साथ साथ जेंडर बताना है कि मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, अगर चिल्ड्रन ऐड हैं तो चिल्ड्रन कितने हैं। उसके साथ साथ एज रेंज भी आप मेंशन करते हैं कि हमने इस रेंज का सैंपल जो है वो सेलेक्ट किया है। अगर किसी ने 16 to 24 सेलेक्ट किया तो वो एग्जैक्टली मेंशन करेगा कि 16 साल से 24 साल तक का हमने सैंपल साइज जो है वो सैंपल इकट्ठा किया है, और उसकी लिमिट जो है वो ये है। हदबंदी आप बता देते हैं जिसकी रेंज क्या है, 16 से 24 है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आला तहकीक, आपने कौन सा टूल यूज़ किया है, आपने उसका नाम मेंशन करना है। अगर आप पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड टूल यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी मेंशन करना है कि ये टूल कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है। अगर आप सर्वे के लिए खुद से सवालनामा बना रहे हैं तो आपने मेंशन करना है कि हमने सेल्फ जनरेटेड जो है वो क्वेश्चनियर बनाया, यानी खुद बनाया है, और इसकी कितनी स्टेटमेंट्स हैं। आपने नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़रूर मेंशन करने हैं कि इसमें 25 स्टेटमेंट्स हैं और इस टॉपिक के बारे में है और ये खुद से तैयार किया गया है। सो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट हेडिंग के अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रोसीजर, यानी असलूब कार या मवाद जमा करने का तरीका। प्रोसीजर भी मेथोडोलॉजी के अंडर ही आते हैं, और प्रोसीजर में हमने ओवरऑल बताना होता है कि हमने डाटा किस तरह से गैदर किया है, क्या पार्टिसिपेंट्स जो थे वो ग्रुप की फॉर्म में बैठे हुए थे जब आपने उनको क्वेश्चन दिया, या फिर वो इंडिविजुअली आपने उनसे फिल कराया, और ओवरऑल आपने बता देना है कि आपने डाटा किस तरह से गैदर किया। जैसे मैंने मेंशन कर दिया है नीचे पैराग्राफ में, इसको हम पढ़ते हैं। द स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑन 200 कॉलेज स्टूडेंट्स इन द एज रेंज ऑफ 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, आपने पहले मेंशन कर दिया कि हमारा सैम्पल साइज़ क्या था, 200 तलबा पर हमने ये सैम्पल ये स्टडी कंडक्ट की। उसके साथ साथ उनकी एज रेंज जो थी वो 15 से 20 साल तक की थी, और सैम्पल जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किया गया डैश कॉलेज, मतलब आपने यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन करना है। फिर उसके साथ साथ आपने बताना है कि क्वेश्चन एयर कौन सा यूटिलाइज किया गया। अगर आपने स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन एयर यूज़ किया है या टूल यूज़ किया तो आपने उसका नाम मेंशन करना है। अगर खुद से बनाया है तो वही आपको बताना है कि सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन एयर वॉज यूटिलाइज विच वॉज इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड ऑन ईच पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमने इंडिविजुअली पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन एयर फिल कराया। फिर उसके बाद बताना है कि आफ्टर द फॉर्मल इंट्रोडक्शन द पार्टिसिपेंट फिल द क्वेश्चनियर और वर्ड्स ऑफ थैंक्स वाज गिवन आफ्टर क्वेश्चनियर कंप्लीशन। ठीक है, कि हमने पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया अपने टॉपिक के बारे में कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप विलिंग है तो ये क्वेश्चनियर फिल करते हैं, और उसके बाद उनको एंड पे थैंक्स कहा गया, और परसेंटेज मेथड हमने यूटिलाइज किया डाटा को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है जी रिजल्ट्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3। इसमें आप फाइनलाइज करते हो रिजल्ट्स को। जो आपके पास क्वेश्चन एयर्स सॉल्व आपके पास आ जाते हैं, अब आप उनकी डाटा को अरेंज करते हो, रिजल्ट्स की फॉर्म में लेके जाते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एयर्स सामने रखने होंगे, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 25 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन एयर है तो आपने स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करना है कि 1 में देखना है कि कितने एग्रीड रिस्पॉन्सेज हैं, आपने उनको एक कॉलम में काउंट करके लिखते रहना है। और फिर 1 जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसमें देखना है डिसएग्रीड रिस्पॉन्सेज कितने हैं, आपने उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाना है। इसी तरह 25 स्टेटमेंट्स में आपने ये मेजर करना है कि हर स्टेटमेंट में कितने एग्रीड रिस्पॉन्सेज थे और कितने डिसएग्रीड रिस्पॉन्सेज थे। जब इस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करते हो स्टेटमेंट्स पे तो आपके पास एक फाइनल परसेंटेज आ जाती है। सो अब मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हमने कॉलम्स को ड्रॉ करना है और रिस्पॉन्सेज को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन है, सीरियल नंबर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स थी एक क्वेश्चन एयर पे। यहाँ पे मैंने 6 तक मेंशन किया है, यूजुअली आप 25 तक मेंशन करोगे या 20 तक, जितना आपका क्वेश्चन एयर की स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ कि हमारे पास 100 जो है वो सैम्पल है, ठीक है, सो 100 में से 98% जो है वो स्टेटमेंट नंबर 1 पे एग्री किए हैं और स्टेटमेंट नंबर 2 पे डिसएग्री किए हैं। आपने क्वेश्चन एयर की स्टेटमेंट नंबर 1 को, हर क्वेश्चन एयर की स्टेटमेंट नंबर 1 को चेक करना है और साथ साथ आपने मेंशन करना है
कि कितने एग्रीड हैं और कितने डिसएग्रीड। इसी तरह 25 स्टेटमेंट तक आपने स्टेटमेंट वाइज ही देखना है। अब लेट्स अज्यूम कि आप स्टेटमेंट नंबर 2 देख रहे हैं, तो आपने वो सारे क्वेश्चनियर्स में देखना है कि कितने एग्रीड करें हैं, साथ साथ आपने काउंट करना है। फिर आपको साथ साथ लिखना होगा एग्रीड वाले एरिया में और फिर डिसएग्रीड में, ठीक है। इसी तरह से साथ साथ हमारी परसेंटेज भी निकलती जाएगी हर रिस्पॉन्स की या हर स्टेटमेंट की। उसके बाद क्या करना है कि हमने एग्रीड रिस्पॉन्सेस का टोटल करना है और डिसएग्रीड रिस्पॉन्सेस का टोटल करना है। जैसा कि 20 यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास टोटल आता है 600। ये 600 रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर 25 स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो 2500 जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो एग्रीड रिस्पॉन्सेज हैं उनको 501 हमारे पास एग्रीड रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर देना है टोटल के साथ, जो कि 600 है। यहाँ पे 6 की वजह से 6 और 100 हमारे पास सैंपल है, तो ये 600 हो जाता है। 600 को और फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास जो है 83.5% आ गया कि 83.5% लोग एग्री किए हैं कि मैस मीडिया का इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, ठीक है। और इसी तरह हम डिसएग्रीड का भी निकाल सकते हैं। 99 को हमने डिवाइड कर दिया 600 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास 15% आता है। सो इस टेबल से हमें ये आइडिया हो गया, हमने अपने एग्रीड और डिसएग्रीड रेशियोज को सेपरेट कर दिया और फाइनल हमारे पास एक परसेंटेज आ गई कि कितने लोग जो हैं आपके सर्वे के टॉपिक पे एग्री किए कि वाकई ही मैस मीडिया का इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो कि नेगेटिव है। और स्टेटमेंट्स अगर आपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा की हुई है, तो आप इस तरह से एंड पे कंक्लूड कर सकते हैं कि मैस मीडिया का नेगेटिव इफेक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 4, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है या हासिल बहस कहेंगे इसको उर्दू में। आपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है 2 और 3 पैराग्राफ्स में कि करंट सर्वे जो है हमने इस टॉपिक पे किया था। आपने टॉपिक का नाम लिखा, फिर आपने बताना है फीमेल स्टूडेंट्स थी, एज रेंज, वही चीज़ें आपने दोबारा से मेंशन करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने रिजल्ट्स को भी मेंशन करना है कि हमने जो टेबल नंबर 1 जो है उसमें शो किया गया है कि 83% फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं एग्री हुई हैं हमारे हाइपोथेसिस पे कि मैस मीडिया अफेक्ट करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को नेगेटिवली। इसी तरह आपने बता देना है कि प्रीवियस रिसर्च से आपकी रिसर्च मैच हो रही है, क्योंकि उनके नतीजे भी ऐसे ही थे कि मैस मीडिया वाकई ही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। सो अगर आपकी वो रिसर्च के रिजल्ट्स मैच होते हैं, आपने वो भी मेंशन करना है। अगर नहीं भी मेंशन होते, थोड़ा भी डिफरेंस है, आपने मैच ओवरऑल मेंशन ज़रूर करना है नेशनल रिसर्च से। जैसे कि पाकिस्तान में पहले भी अगर इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, तो आपने ऑथर का नाम या रिसर्चर का नाम मेंशन किया कि इस साल में ये रिसर्च की थी, उसके ये नतीजे थे और हमारे नतीजे भी इससे मिलते जुलते हैं। तो आपने इस तरह से भी मेंशन करना है डिस्कशन में। नेक्स्ट है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने फैक्ट्स की बात करनी है और ये साथ साथ बताना है कि आपका हाइपोथेसिस अप्रूव हुआ है या फिर डिसअप्रूव हुआ है। इसमें आपने परसेंटेज बतानी है रिजल्ट्स की कि इतने % लोग एग्री किए हैं, दैट इंडिकेट्स कि हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया है। और ओवरऑल जो है आपने वही पहले नाम मेंशन कर देना है कि टॉपिक का नाम ये है और फिर इतने % लोग एग्री किए हैं और हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया है। सो कंक्लूजन या तजावीज़ में आपने फैक्ट्स की बात करनी है और हाइपोथेसिस या रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है इसको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हेडिंग है जी लिमिटेशंस या हदूद या ओवरऑल शॉर्ट कमिंग्स क्या थी आपके सर्वे की। सबसे पहले है जी सैम्पल वाज नॉट लार्ज ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कम होने की वजह से आप सैम्पल साइज क्योंकि बड़ा नहीं सेलेक्ट करते हो, छोटा सेलेक्ट करते हो, तो ये हमारी लिमिटेशन में आता है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो विलिंग नहीं होते क्वेश्चन परफॉर्म करने में। ज़्यादा डाटा आप नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपका ज़्यादा उस टाइम यही होता है कि आप स्टडीज़ के साथ साथ आप रिसर्च को भी कंटिन्यू करो या फिर सर्वे को भी कंटिन्यू करो, तो आप ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको मेंशन करना होता है रिसर्चर्स वर इनएक्सपीरियंस्ड। इसके अलावा क्योंकि आपका इनिशियल सर्वे होता है, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया या ग्रिप नहीं होता रिसर्च पे, तो आप मेंशन कर सकते हो कि इनएक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स होते हैं। बाइसनेस भी आ सकती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में कभी कभार अपने क्वेश्चनियर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, फिल करते हैं। और स्टेटमेंट्स क्योंकि सेल्फ जनरेटेड होती हैं तो उनमें एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती
क्योंकि आपका वो इनिशियल स्टेज होता है, तो थोड़ी बहुत उसमें लैकिंग्स आ जाती हैं और फीमेल्स जो हैं वो सिलेक्ट की गई हैं और कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकी, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है जी रेफरेंसेस यानी हवाला जात। जैसा कि आपको पता है कि आप हर पैराग्राफ के साथ जो है मेंशन करते हो एंड पे या स्टार्ट में कि किसने ये स्टेटमेंट कही है या डिफाइन किया है, डेफिनेशंस दी हैं। आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी और लिटरेचर रिव्यू में भी आप वो सारा मेंशन करते हो। इसी तरह आपने रेफरेंसेस जो हैं वो एंड पे भी मेंशन करने होते हैं, जो कि डिटेल में हम बताते हैं कि किस जगह से हमने इस डाटा को टिक किया है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करते हैं। इफ़ अ पर्सन नेम इज जॉन स्टर्न एंड हैज़ पब्लिश्ड हिज रिसर्च इन 2016, और उसका आर्टिकल का नेम था मैस मीडिया एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उसने जर्नल में पब्लिश किया, जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में ये अपना आर्टिकल पब्लिश किया। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बता दिया कि वॉल्यूम जो है वो क्या था, वॉल्यूम 24, और फिर पेज नंबर हमने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया कि पेज नंबर उसका 25 to 36 जो है, यहाँ से हमने डाटा सिलेक्ट किया है। तो आपने क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा कि एक तो होता है इनिशियल नेम और एक होता है सर नेम। तो हमेशा रिसर्च में जो सर नेम होता है वो फर्स्ट पे आता है, उसको पूरा लिखा जाता है, स्टर्न हमने यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद आता है कोमा, और फिर इनिशियल नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया स्टर्न कोमा जे, जॉन हमने पूरा नहीं लिखा। इसी तरह से ऑथर्स के नेम जो हैं वो हमेशा सर नेम से लिखे जाते हैं और उनका इनिशियल नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में हम साथ लिख देते हैं। अब साथ ही डॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद है उसका ईयर 2016, हमने उसको ब्रैकेट में कर दिया 2016, फिर फुल स्टॉप, फिर उसके बाद हमने लिखा है उसके आर्टिकल का नेम मैस मीडिया एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिर डॉट यानी फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद आ जाएगा जर्नल का नाम, जर्नल ऑफ साइकोलॉजी है तो हमेशा जर्नल का नाम हम इटैलिक्स में लिखते हैं, जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। फिर आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया 24, फिर कोमा। अब पेज नंबर क्या था, 25 to 36। यहाँ से आपने अपना डाटा क्योंकि टिक किया है तो आपने उस पेज नंबर को भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जहाँ से भी हम डाटा लेंगे हमने एग्जैक्टली वैसे ही मेंशन करना है कि ये डाटा हमने इस तरह से उठाया है और जर्नल जो है इसका ये है, उसका वॉल्यूम ये है और इसका पेज नंबर ये है। अब है जी रेफरेंस फॉर बुक। रेफरेंस फॉर बुक में हमने वही ऑथर का नेम जो है वो सबसे पहले मेंशन करना है, फिर उसका ईयर मेंशन करना है कि किस ईयर में उसने अपनी ये बुक जो है मेंशन पब्लिश की, फिर टाइटल क्या है बुक का, पब्लिशर ऑफ बुक कहाँ है, किस कौन से पब्लिशर्स के अंडर जो है वो बुक पब्लिश की गई, वॉल्यूम क्या है बुक का, फिर एग्जैक्टली पेज नंबर क्या है जहाँ से आपने डाटा को सेलेक्ट किया है। जैसा कि हम जानते हैं रक्षंदा शहनाज ऑथर को, तो अब यहाँ पे क्या किया गया, शहनाज जो है वो हमने उनका सर नेम लिख दिया पूरा और इनिशियल का फर्स्ट लेटर जो है लिख दिया है, और फिर आगे फुल स्टॉप, फिर आगे ईयर, किस ईयर में उन्होंने अपनी बुक जो है वो लिखी थी या फिर पब्लिश की, 2010। फिर आगे आ रहा है बुक का नाम, बुक का नाम जो है हमने इटैलिक्स में लिखना है, एन अप्रोच टू साइकोलॉजी, और फिर फुल स्टॉप, फिर उसके बाद हमने पब्लिशर्स का नाम लिख दिया कारवान बुक हाउस। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 4 है, और पेज नंबर भी हमने मेंशन कर दिया कि हमने यहाँ से डाटा पिक किया है। ठीक है, अगर आप एक ऐसी बुक को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके 2 ऑथर्स हैं तो आपने एंड का वर्ड जो है वो यूज़ कर देना है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं शहनाज और एंड, फॉर एग्जांपल कोई ऑथर है असद, तो आपने असद और इस तरह से एंड का वर्ड यूज़ करके आपने उनका ईयर मेंशन किया, फिर आगे बुक का नेम और फिर पब्लिशर्स का नेम, वॉल्यूम और पेज नंबर। सो बुक के लिए आपने पब्लिशर्स का याद रखना है कि पब्लिशर्स को भी मेंशन करना होता है, और यहाँ पे बुक का नेम जो है वो इटैलिक्स में आता है। और अगर हम बाकी आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल में जर्नल का जो है वो इटैलिक्स में हमें लिखा, जर्नल को जो है हम इटैलिक्स में लिखते हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज अपेंडिसेस, जिसमें हम क्वेश्चनर एंड डेमोग्राफिक शीट अटैच करते हैं। अपेंडिसेस को उर्दू में कहते हैं ज़मीमा जात, और डेमोग्राफिक शीट बहुत से स्टूडेंट्स यूटिलाइज करते हैं जब उन्हें रिस्पोंडेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसकी एज, क्वालिफिकेशन, जेंडर,
कॉलेज का नेम अगर पता करना है, या स्कूल का, या ओवरऑल मैरिटल स्टेटस फाइंड आउट करना है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे आपका टॉपिक कैसा है। उससे रिलेटेड अगर आपको रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप डेमोग्राफिक शीट ऐड कर सकते हैं। सो दो चीज़ें यहाँ पे अटैच होंगी, डेमोग्राफिक शीट और आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप अपना सर्वे टाइप फॉर्म में सबमिट करा रहे हैं तो एपीए के अकॉर्डिंगली आपको टेक्स्ट साइज़ जो है एडजस्ट करना होगा, जिसमें फॉन्ट साइज़ हेडिंग्स का हमेशा 14 रखा जाता है और बाकी जो डाटा होता है उसका 12, और फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रखा जाता है, और लाइन स्पेसिंग हमेशा से डबल स्पेस रखी जाती है, यानी कि 2.0। इसके अलावा जो उर्दू में अपना सर्वे सबमिट करते हैं और उनको आर्टिकल्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है उर्दू में, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते साइकोलॉजी पे, तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि वो जितने भी आर्टिकल्स इंग्लिश में अगर वो सेलेक्ट करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उर्दू में ट्रांसलेट करें और पैराग्राफ्स की फॉर्म में आर्टिकल्स की जो डिटेल्स हैं वो मेंशन कर दें। सो ओवरऑल यही एक तरीका है, अदरवाइज़ ज़्यादातर उर्दू में आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते, इंग्लिश में ही ज़्यादा अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सर्वे से रिलेटेड ही दूसरी वीडियो देखना मत भूलिए, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से हम सर्वे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैंने 25 टॉपिक आइडियाज़ मेंशन की हैं साइकोलॉजिकल सर्वे के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can get latest updates.